शुरू करते हैं आज का न्यूज। चलिए 25 जनवरी है। देखते हैं। क्या है इंडियाज प्रॉब्लम, डिफरेंट ड्रग्स आइडेंटिकल ब्रांड नाम्स। अब देखिए क्या बात कही है। पहले मैं थोड़ा सा बता, जैसे आप कोई भी दवा लेने जाओ तो कोई भी, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है। अब पैरासीटामोल है, ये पता है कि फीवर की टेबलेट है। उसी तरह क्या है कि कोई और हो जाए, पैरासीटामोल 200, पैरासीटामोल 400, तो ऐसा लगेगा ना कि सारे दवा जो है एक ही डिजीज के लिए लगेगा। लेकिन तीनों दवाई के अलग अलग काम हो सकते हैं। तो इससे क्या है कि लोगों में परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि जो मेडिकल वाले हैं, शॉप वाले, उनको खुद ये चीज का प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है। और एक तो ये है, और एक क्या बात है कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन के जो पैकेट होता है, पैक, उस पे जो लिखी हुई रहती है वो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश में। और हमारे देश में इंग्लिश अभी कितना बोला जाता है, 10% से भी कम। ठीक ना। तो इसलिए इस चीज पे जो है बहुत बार बात कही गई है, लोकसभा में भी इस मैटर को उठाया गया। तो कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस लेने को बात कही गई, लेकिन इसको नजरअंदाज किया गया। तो हम उन पे नहीं जाएंगे, कुछ दवा के नाम है, हमें उन्हें याद रखना है। तो रिसेंटली ऑन्कोलॉजिस्ट, अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है? ऐसे डॉक्टर जो कैंसर के मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर डिजीज। तो डॉक्टर विंसेंट राजकुमार है, इन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही गई है सोशल मीडिया पे। टू डिफरेंट ड्रग्स ट्रीटिंग इंटायरली डिफरेंट कंडीशंस हैड आइडेंटिकली ब्रांड नेम्स। तो देखिए लाइना मैक है, ठीक ना, ये है दवा की ब्रांड है लाइना मैक। अब ये जो है ना दो तरह से यूज कर रहा है नाम को। एक है लाइना मैक 5, एक है लाइना मैक। तो लाइना मैक 5 किस चीज के लिए यूज किया जाता है? माइलोमा के लिए, ठीक ना। माइलोमा क्या है? एक तरह का कैंसर है, स्किन कैंसर। और लाइनामैक क्या है? और लाइनामैक जो टेबलेट है ये यूज किया जाता है डायबिटीज के लिए। समझे परेशानी क्या है? तो इन्होंने सोशल मीडिया पे इस चीज को, बात को उठाया, तो न्यूज में है तो हमें याद रखना पड़ेगा लाइनामैक 5 और लाइनामैक। तो लाइनामैक 5 किस चीज के लिए यूज किया जाता है? माइलोमा की डिजीज के लिए, कैंसर के लिए। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। स्किन स्किन कैंसर करना सर। हाँ माइलोमा। चलिए, ओके। तो लाइनामैक, और ये लाइनामैक जो है ये क्या है, डायबिटीज के लिए यूज होता है मेडिसिन। तो ये जो है प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सालों से चल रहा है, ठीक ना। उसी तरह के और एग्जांपल दिया है डॉक्टर साहब ने, जैसे बताया कि एक ब्रांड है मैडजॉल। क्या है? मैडजॉल। अब ये जो मैडजॉल है ना, 4 तरह की दवाई का सेल करते हैं। और चारों दवाई जो है क्या है, चारों दवाई के अलग अलग काम है। नाम एक ही जैसा है, मिलता जुलता, लेकिन काम क्या है सबका अलग अलग है। जैसे पहले देखिए, एक है मेडजॉल, फर्स्ट कंपनी यूजेस, तो पहला नाम जो यूज किया है क्या, मेडजॉल। तो यहाँ पे मेडजॉल में ई लगा हुआ है, यहाँ हटा दिया, मतलब ये कंपनी है, ब्रांड है। और यहाँ दवाई का नाम है मेडजॉल। तो इस मेडिसिन को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो सेडेटिव। सेडेटिव मतलब था दर्द निवारक, मतलब पेन हो रहा है, पेन को शांत करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है मेडजॉल का। इसमें क्या होता है, मिडाजोलम, ये हमको नहीं उतना डिटेल्स में रखना है। लेकिन हाँ, मेडजोल किस चीज के लिए होता है, सेडेटिव के लिए यूज किया जाता है, पेन रिलीफ के लिए। अब देखिए दूसरा फिर जो कंपनी है, दूसरा नाम जो यूज किया है वो है मेडजोल डीएसआर। तो मिलता जुलता नाम क्या है, मेडजोल डीएसआर। अब क्या कहता है, ये जो है ये दवा जो है किस चीज के लिए यूज की जाती है, स्टोमिक एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। जो गैस बन जाती है ना पेट में, उनको ठीक करने के लिए ये दवा यूज की जाती है, मेडजोल डीएसआर। फिर एक तीसरा दवा है इसी तरह का, मेडजोल 400। ये जो है बच्चों में अर्थवर्म जो हो जाती है, कृमि, कृमि बोलते हैं हिंदी में। तो अर्थवर्म को खत्म करने के लिए बच्चों में इस चीज का यूज किया जाता है, बच्चों के
जैसे पेट में कृमि है तो उस चीज को खत्म करने के लिए मेटजॉल 400 यूज किया था। फिर एक चौथा दवा है मेटजॉल 200। ये किस चीज के लिए यूज किया था? तो ये जो है फंगल डिजीज के लिए यूज किया था। बहुत स्ट्रॉन्ग दवा होती है ये, ठीक ना। तो ये जो है क्या है इसमें, हम्म, तो फंगल डिजीज के लिए यूज करते हैं। कौन सा? तो ब्लैक फंगल डिजीज, इनके लिए यूज किया था। तो आपने देखा है ये चारों सर दवाई ब्लैक फंगस। फंगल डिजीज, ब्लैक फंगस डिजीज को यूज करने के लिए इसकी यूज किया था। अब देखिए क्या क्या है। मेटजॉल, तो मेटजॉल क्या है? सिडेटिव, दर्द के लिए। दूसरा क्या है? मेटजॉल डीएसआर। अब ये किस चीज के लिए है? तो एस्टोमिक एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। तीसरा देखिए क्या है? तो मेटजॉल 400, ये किस चीज के लिए है? तो डी वार्मिंग, मतलब वो बच्चों में कृमि को खत्म करने। और कि दूसरा क्या है? मेटजॉल 200। तो आप देख रहे हैं ये सारा दवा है ना एक तरह का नाम। तो इससे लोगों में भी कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। सर ब्लैक कत फंगस कैसा, ब्लैक फंगस कैसा होता है? फंगल डिजीज मतलब होती है, इचिंग टाइप, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। चलिए अब देखिए क्या कहा है। द यूजेज ऑफ सच आइडेंटिकल और सिमिलर नेम्स इज स्पेशली वरिंग इन ए कंट्री सच एज इंडिया फॉर टू रीजन। तो इंडिया में जो है इस तरह के जो आइडेंटिकल दवा जो बेचे जाते हैं, मतलब दोनों दवा मिलता जुलता जो नाम है, तो ये क्या है, एक चिंता की विषय है। इसके दो रीजन है क्यों चिंता वाली बात है। पहला देखिए, पैकेजिंग ऑफ ऑल ड्रग्स इन इंडिया बियर्स द नेम एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक ना। तो इंडिया में जो पैकेजिंग होती है दवा की पैकिंग, तो उसमें नाम, दवा का नाम और प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस मतलब कैसे खाना है, क्या करना है, किस चीज के लिए दवा है, वो कौन से मीडियम में लिखा रहता है? इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश और में। हम और और हमारी जो आबादी है 142 करोड़, इसका जो है ओनली 10% लोग क्या है, इंग्लिश बोलते हैं। तो कितना हो गया? 142 करोड़। तो मान लीजिए इधर हो गया 1 करोड़, वही 1.5 करोड़ के आसपास लोग इंग्लिश जानते हैं। समझ गए? तो परेशानी है ना, अवश्य। दूसरा रीजन देखिए क्या है। इंडियन फार्मेसीज आर पुअरली रेगुलेटेड। तो इंडिया के जो फार्मेसीज रेगुलेशंस है, रूल्स है ना, वो पुअरली रेगुलेट किया जाता है, मतलब स्ट्रिक्टली कदम नहीं उठाया जाता इस पे। Not only do many pharmacies in India routinely dispense drugs without prescriptions, but several also do not comply with the legal requirement to operate only with the trained pharmacists who are registered with the Pharmacy Council of India। तो कह रहा है क्या कि इंडिया में क्या, कि बहुत सारे जो दवा बेचे जाते हैं, ये नहीं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचे, ये तो बेचा ही जाता है बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के एडवाइस का, बिना उसके ऐसे जाके कोई खा दवा लिया और मेडिसिन वाले दवा दे देते हैं। यहाँ तक कि जो मेडिसिन में, मेडिसिन शॉप पे जो जो मेडिसिन सेल करते हैं, जो आपको देते हैं, तो उनका क्या है कि उनका मेंबर होना चाहिए किसमें, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। ये जरूरी है। तो क्या ऐसे सभी है? नहीं है, ना के बराबर है। तो ये सब परेशानी है। चलिए आगे एक न्यूज देखते हैं। ये देखिए इंडिया और मालदीव्स का रिलेशंस को दिखाया गया। तो ये न्यूज में आप लोग सुन रहे होंगे। तो क्या करा है कि विद इन वीक्स ऑफ द इंडिया मालदीव शो डाउन ओवर डेरोगेटरी रिमार्क्स बाय मालदीवियन मिनिस्टर्स। तो कुछ सप्ताह पहले क्या हुआ था कि जो मालदीव्स के मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया, डेरोगेटरी रिमार्क्स मतलब कुछ अपमानजनक बातें कही गई थी इंडिया के बारे में, ठीक ना। एंड कॉल फॉर इंडियन टूरिस्ट टू बायकॉट द आर्कीपिलागो। तो इंडिया ने क्या किया था, बायकॉट किया इस चीज को, किसको, मालदीव्स को, कि वहां पे टूरिस्ट लोग नहीं जाए। ये सब चीज हुआ। अब कहता है क्या, दिल्ली और माले, माले क्या है, मालदीव का है, ये लोग एक अलग कंट्रोवर्सी में अभी फंसे हैं। क्या चीज है? दिस टाइम इट इज ओवर द चाइनीज रिसर्च शिप सियांग यांग होंग 3। तो ये शिप क्या किया था, माले में आया था। किस चीज के लिए आया था? पोर्ट कॉल के लिए। कल के न्यूज में था ये। हाँ, तो अब ये कहता है कि किस लिए आया। तो ये चीज तो साफ पता चल गया
क्या चीज? इंडिया हैज मेड इट्स कंसर्न्स ओवर चाइनीज शिप्स इन द इंडियन ओशियन क्लियर। तो इंडियन ओशियन में जो चाइनीज शिप आया, तो इंडिया इससे मतलब पूरी तरह से वाकिफ हो गया। क्या चीज? कि आफ्टर ऑब्जेक्टिंग टू विजिट्स बाय चाइनीज रिसर्च वेसल्स टू श्रीलंका, न्यू दिल्ली मैनेज इंश्योर दैट कोलंबो बैंड फ्रॉम 2024 all foreign research ships that are believed to collect data for military and civilian purposes from docking there। तो अच्छा, एक चीज इसमें क्या बात कही गई थी, इस शायद लाइन में लिखना भूल, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ देखिए। फरवरी में ये जो है ना सियांग यांग होंग 3, ये जो शिप आया था माले के पास, मालदीव में, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में क्या होगा, ये जो है डॉक करेगा यहाँ पे। मतलब कि वो जो वेसल्स है यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। मतलब चाइना गार्ड करेगा किसको? मालदीव्स को। हाँ, इंडिया एक चीज में जरूर सक्सेस हो गया कि ये जो रिसर्च वेसल, जो वेसल शिप जो चलती थी इंडियन ओशियन में, और श्रीलंका के क्या करते थे मिलिट्री सिविलियंस, इनकी जो डेटा है, डेटा को ये कलेक्ट करता था। तो क्या किया गया, श्रीलंका ने ऐसे सारे शिप्स को बैन कर दिया गया अपने इलाके में। तो इस चीज को, ये चीज चलो ठीक है थोड़ा सा इंडिया के लिए कि ज्यादा हम पे नजर नहीं रख पाएगा, क्योंकि श्रीलंका क्या हमारे बहुत नजदीक है। तो अगर वहां पे कोई नजर रखेगा तो क्या हमारे लिए खतरा है। लेकिन हाँ, मालदीव्स के साथ जो इसका रिलेशन अच्छा हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं। जरूरी क्या है? सर माल सर हाँ बोलिए। वो लास्ट वाली लाइन एक बार दोबारा रिपीट करिए ना। ये आफ्टर ऑब्जेक्टिंग से सर, आफ्टर ऑब्जेक्टिंग से पूरी लाइन। श्रीलंका का आपने कुछ बताया ना, श्रीलंका और चाइनीज चाइनीज जो रिसर्च वेसल है वो क्या कर रही है, श्रीलंका तरफ भी रिसर्च कर रहा था। हाँ तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया इस चीज में सफल हो गया कि चाइनीज कोई भी वेसल जो है श्रीलंका के आसपास ना जाए, ताकि कोई भी मिलिट्री और सिविलियन डेटा नहीं मिल पाए चाइनीज को। तो इस चीज को मैनेज करने में इंडिया सक्सेस हो गया, मतलब कोलंबो से मनवा लिया, मतलब श्रीलंका से। ठीक ना? तो श्रीलंका ने क्या किया, बैन कर दिया सारी चीज को, कि यहाँ पे कोई भी शिप टिप नहीं आएगा हमारे इलाके। ठीक है, तो चलो। इससे इंडिया की इंडियन ओशन में प्रोटेक्शन मिल जाएगी ना सर, उनका डेटा लीक नहीं होगा मिलिट्री का हाँ, ऐसी कह सकते ऐसी। हैं थोड़ा बहुत सिक्योरिटी बचा रहेगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गई। नेक्स्ट देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। पहले थोड़ा सा ये समझिए मैप को। ये जो रीजन दिख रहा है इस तरह का कलर, ये क्या है? म्यांमार। म्यांमार। और इधर आप देखिएगा ये क्या है, बॉर्डर। और इधर क्या है, इंडिया है। तो इंडिया और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है कितना है, 1643 किलोमीटर। पहला तो ये याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि नागालैंड है यहाँ पे और इधर है म्यांमार, तो बीच में जो बाउंड्री है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना नागालैंड वाले जिनका कनेक्शन इधर से होगा म्यांमार से, उनके कुछ रिलेशन कास्ट होंगे, यस। निश्चित तौर पे होंगे। मणिपुर का भी होगा और मिजोरम का भी होगा, निश्चित तौर पे है भी। तो क्या बात कही गई है कि इंडिया ने क्या बोला कि हम इंडिया म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है उसको हम क्या करेंगे, फेंस कर देंगे, मतलब सील्ड कर देंगे। तो इस चीज पे क्या हुआ है कि म्यांमार, ये जो है नागालैंड और मिजोरम की सरकार ने दुख जताया है। तो मिजोरम की सरकार तो दुख नहीं जताया है, लेकिन वहां के लोगों ने जरूर दुख जताया है। तो इसी चीज को लेके बात कही है। अच्छा, एक और इसमें जिक्र की गई है, FMR, फ्री मूवमेंट रेजिम। फ्री मूवमेंट रेजिम किसके बीच है, इंडिया और म्यांमार के बीच। ये क्या होता है कि बिना वीजा के, जैसे आप अगर अभी अमेरिका जाओ तो आपको वीजा लेना पड़ेगा अमेरिका के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडिया के लोग म्यांमार जा सकते हैं, म्यांमार के लोग इंडिया आ सकते हैं, बिना किसी पेपरी वर्क के, बिना किसी वीजा के। तो ये है फ्री मूवमेंट रेजिम। ठीक है, अब न्यूज समझते हैं, अब ज्यादा समझ में आपको आ रही है। तो सर होम मिनिस्टर नागालैंड, अमित, नागालैंड और मणिपुर ने दुख जताया ना, नागालैंड मणिपुर आपने कहा ना। नहीं, नागालैंड और मिजोरम। मिजोरम। वो तो पहले से सीधा। चलिए, अब देखते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या बोला। 1643 किलोमीटर इंडिया म्यांमार बॉर्डर। तो ये याद रखना है कि इंडिया म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है 1643 किलोमीटर का, वुड सून बी फेंस, तो बहुत जल्द क्या हो जाएगा, ये सील हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि फ्री मूवमेंट जो रेजिम एग्रीमेंट है म्यांमार के साथ, ये क्या होगा, रिकंसिडर टू स्टॉप बॉर्डर
residents from moving into each other's country without any paperwork। तो दोनों कंट्री जो ये बॉर्डर को जो क्रॉस करेंगे तो बिना किसी पेपर वर्क के क्रॉस अब नहीं होगा। ठीक है, ये बोले। तो फ्री मूवमेंट रेजिम क्या होता है, तो कहता है क्या कि पीपल जो है आइदर साइड ऑफ द इंडिया म्यांमार, मतलब चाहे इंडिया की तरफ है या म्यांमार की तरफ है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से इंडिया। कितना किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, 16 किलोमीटर तक। ठीक है, 16 किलोमीटर तक, और बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के। यहाँ तक कि FMR जो है, ये जो एग्रीमेंट है, इसके तहत लोग जो है 2 हफ्ते तक रुक भी सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। ठीक है ना, इस एग्रीमेंट में बात कही गई। आगे देखिए, कहता व्हाई आर मिजोरम एंड नागालैंड अपोज टू एंडिंग द FMR। तो मिजोरम और नागालैंड के लोग जो है क्यों अपोज कर रहे हैं इसको, तो मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है क्या है, लालडू होमा। ठीक ना, मिजोरम के हैं। इन्होंने क्या बोला, हिज गवर्नमेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू स्टॉप द सेंटर फ्रॉम फेंसिंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर for perceived security threat and scrapping the FMR, but said he was opposed to me। तो ये कह रहे कि हमारी सरकार के पास तो ये पावर नहीं है कि सरकार को, सेंटर को रोक सके। जो कि सेंटर जो काम कर रहा है, तो सेंटर क्या काम कर रहा है कि सेंटर को ऐसा लग, मतलब सेंटर इसलिए फेंस कर रही है क्योंकि उनको क्या है, थ्रेट्स है, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट्स है, तो इसलिए वो फेंस कर रहे हैं। कह रहा है कि वो चीज तो कर रही है, हमारे पास तो अधिकार नहीं है उनको हम रोक सकते हैं, लेकिन हम इनका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम द बॉर्डर वाज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश टू डिवाइड द पीपल बिलोंगिंग टू द जो एथनिक स्टॉक। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश ने ही क्या किया था, इस चीज को, बॉर्डर को डिवाइड किया गया था। इसलिए डिवाइड किया गया था क्योंकि लोग जो है यहाँ पे क्या है, जू एथनिक स्टॉक, मतलब कि जू जाति के जो लोग हैं वो दोनों तरफ रह रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश ने बॉर्डर को डिवाइड किया था। और कहता है कि वी मिजोस शेयर एथनिक टाइज विद द चीन पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। तो कह रहा है कि हम जो मिजो हैं, तो हमारा क्या है, किनके साथ रिलेशन है, चीन के साथ, चाइना नहीं, CHIN, मतलब कि ये जो जाति है उधर है म्यांमार की तरफ। तो कहता है हम लोग के पास क्या है, वी हैव द राइट टू लिव टुगेदर, हम लोग के पास अधिकार है एक साथ रहने का। ये आर्गुमेंट पेश की गई है मिजोरम के तरफ। नागालैंड गवर्नमेंट की बात करेंगे तो नागालैंड में बीजेपी की ही सरकार है, तो इन्होंने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जो नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन है, ठीक ना, नागा स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने क्या किया, कंडेम्ड किया किसको, सेंटर के इस, मतलब स्टेप को। कंडेम मतलब समझते हैं ना, विरोध, निंदा। चलिए, अब कह रहा है कि इट सेड द decision of fence the border and end the FMR was regressive which would exacerbate conflicts in the region। कह रहा है कि ये जो है मतलब FMR को खत्म करना, फिर उसके बाद बॉर्डर को सील करना, ये क्या है, जानबूझकर इस क्षेत्र में लड़ाई का एक कारण बनेगा। कहता इट इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू एक्नॉलेज द हिस्टोरिकल ट्रूथ दैट दिस टेरिटरीज बिटवीन चिंडविन रिवर इन म्यांमार एंड सारामती माउंटेन इन नागालैंड बिलोंग टू द नागाज, द फेडरेशन सेड इन स्टेटमेंट। तो फेडरेशन ने और क्या बोला कि इंडिया को, मतलब इंडिया के हिस्टोरी के बाद सच्चाई पता होना चाहिए सरकार को कि देखिए जो चिंडविन रिवर है, चिंडविन रिवर किधर है, म्यांमार में है, उसके बाद सारामती माउंटेन किधर है, नागालैंड में। तो दोनों जो है ना इस तरफ के लोग, वो किससे बिलोंग करते हैं, नागाज से, नागा ट्राइबल्स है, आदिवासी। तो जब दोनों तरफ रहते हैं तो ऑब्वियसली रिलेशन रहेगा ही। तो सरकार ऐसा करके क्या कर रही है, ये रिलेशन को मतलब बिगाड़ने का काम कर रही है, ये फेडरेशन का काम है। चलिए आगे एक न्यूज देखिए, कहता है कि टर्की रेट, अच्छा एक चीज और, ये जो बॉर्डर सील होता है ना, ये सरकार के लिए बहुत, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है। एक चैलेंजिंग क्या है कि अगर सील कर दिया, सील मतलब अगर नहीं किए, तो सील अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, उधर से घुसपैठ आएंगे, आतंकवादी आएंगे, क्योंकि बॉर्डर सील नहीं है, जो मन होगा कोई भी आके घुस जाएंगे। अगर आप सील कर देते हैं तब क्या प्रॉब्लम्स है, तो बॉर्डर के आसपास जो लोग हो, जो एथनिक ग्रुप है, जो जाति के लोग हैं, दोनों तरफ जिनका रिलेशन है, उनको कैसे सरकार के लिए मैनेज करना, तो सरकार के पास दोनों तरह की दुविधाएं हैं, ये चैलेंजिंग होती है गवर्नमेंट के लिए।
अब जब ये बॉर्डर सील होगा तो फिर आगे देखिए मिलेगा, कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तो सरकार के लिए चैलेंजिंग रहेगा कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। चलिए आगे का एक न्यूज देखिए, कहता है टर्कीज रेटिफाइज स्वीडेन्स नेटो मेंबरशिप आफ्टर प्रोट्रैक्टेड डिले। तो कह रहा है कि जो तुर्की के पार्लियामेंट है उन्होंने ट्यूसडे को क्या किया, स्वीडन को, सॉरी, जो नेटो है, नेटो की हेड ऑफिस है स्वीडन में, तो कह रहा है कि तुर्की के जो पार्लियामेंट है उन्होंने तुर्की को क्या बोला कि अब आप जो है नेटो में जुट सकते हैं। ठीक है। तो नेटो क्या है, तो नेटो इज ए इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस। तो नेटो क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री अलायंस है। ठीक ना। इसमें कितने कंट्री हैं याद रखिएगा, 31 मेंबर कंट्रीज है। तो यूरोप से लेके नॉर्थ अमेरिका तक जो है इसमें लोग मतलब इसमें कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1949 में। हेड ऑफिस कहाँ है, स्वीडन में है। कहता है कि टू गारंटीज द सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री में। आप इतना समझिए, इसमें बस यही है, कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कि अगर किसी ने एक कंट्री पे हमला किया तो इसका मतलब 31 कंट्री पे हमला किया, और सारे लोग क्या करेंगे, एक साथ हमला करेंगे दूसरे पे, मतलब जो इनके साथ लड़ेगा। ठीक है ना। एक इसमें चीज क्या याद रखना है कि अच्छा, ये जो है ना स्वीडन, अच्छा सॉरी सॉरी, ये जो है नेटो, जो है नेटो का हेड ऑफिस कहाँ है, वही तो मुझे लग रहा था कुछ मिस कर रहा है। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक ना, तो ब्रुसेल्स, नेटो ये है ना, बेल्ज, क्या बोल रहे हैं? ये जो तो नेटो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस जो नेटो का है, ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तुर्की के अंदर ही स्वीडन आता है, समझ गए। तुर्की पार्लियामेंट के अंदर आता है स्वीडन। तो स्वीडन जो है क्या करेगा, अब जुट जाएगा किसमें, नेटो के मेंबर से। ठीक है ना, नहीं समझे। हाँ सर अभी समझे हाँ। हाँ, तुर्की के पार्लियामेंट मतलब स्वीडन उसी के अंदर है। ठीक है ना। हेड ऑफिस कहाँ है नेटो का, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। चलिए, अब सबसे लास्ट में कौन से कंट्री जो है नेटो में ज्वाइन किया, तो ये याद रखना है, वो है फिनलैंड। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब ये अगर जुटेंगे, जब इनका हो जाएगा इसमें ज्वाइनिंग, तो हो जाएगा 32 कंट्री, अभी 31। ठीक है। चलिए, और है न्यूज क्या, चलिए नहीं है। तो जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।